रोसेटा स्पेसक्राफ्ट, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 10 साल लंबा सफर तय करना पड़ा। 2004 में पृथ्वी की सतह को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू करने वाले स्पेसक्राफ्ट को एक कॉमेट तक पहुंचना था। इस मिशन में रोसेटा स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ था एक छोटा सा लैंडर, जिसे कॉमेट के सरफेस पर उतरना था। रोसेटा मिशन आखिर अपने किस मुकाम तक सफल रहा और महज 4 किलोमीटर की लंबाई वाला ये छोटा सा कॉमेट न सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी बल्कि पूरे अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इतना अहम क्यों है? आइए जानते हैं कॉमेट 67P और उस पर भेजे जाने वाले रोसेटा मिशन के बारे में। धूम्रकेतु यानी कॉमेट। ब्रह्मांड में इतनी संख्या में कॉमेट मौजूद हैं जिनकी गिनती करना भी असंभव है। इनमें से कुछ कॉमेट साधारण हैं, लेकिन कुछ बहुत स्पेशल हैं। इन्हीं में एक है कॉमेट 67P, जो इतना खास है कि शायद ये ब्रह्मांड के बहुत से राज खोल सकता है। 22 अक्टूबर 1969 की वो शाम, जब रशिया की अल्मा अटा ऑब्जर्वेटरी में चुर्यूमोव नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार इस कॉमेट की खोज की और 2014 में ये कॉमेट्स की उस लिस्ट में शामिल हो गया जिसका स्पर्श इंसानों द्वारा बनाई गई किसी मशीन ने पहली बार किया था। अगस्त 2014 में अपनी 10 साल की यात्रा पूरी कर इसके बेहद करीब पहुंचने वाले रोसेटा स्पेसक्राफ्ट ने इसकी सतह से टकराकर मिशन को खत्म करने से पहले लगभग 2 साल तक सफलतापूर्वक इसका अध्ययन किया। 67P नाम का ये कॉमेट सूर्य की परिक्रमा के दौरान जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट्स को क्रॉस करता है। ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन कभी भी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता। कहा जाता है कि क्यूपर बेल्ट में 100 करोड़ से भी ज्यादा कॉमेट्स मौजूद हैं, जो काफी तेज स्पीड से सोलर सिस्टम के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भी उन्हीं कॉमेट्स की फैमिली का हिस्सा है जो हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर मौजूद क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। आपस में टकराने के कारण इनमें से कुछ कॉमेट्स अक्सर भटक जाते हैं। शायद ये भी उन्हीं में से एक है जो अपनी राह भटक चुका है और सौर मंडल के अंदर प्रवेश कर गया है। खैर, ये जो भी है, आखिर ये इतना अद्भुत क्यों है? ऐसा माना जाता है कि कॉमेट 67P में कुछ ऐसे मटेरियल्स पाए जा सकते हैं जिनमें सौर मंडल के जन्म से अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। इस कॉमेट के भीतर छुपे खनिज सौर मंडल के बहुत से रहस्यों को सुलझा सकते हैं। सोलर सिस्टम तब कैसा रहा होगा जब वर्तमान में मौजूद किसी भी प्लेनेट का कोई अस्तित्व नहीं था? प्लैनेट्स अपनी इनिशियल स्टेज में कैसे रहे होंगे? ऐसे प्रश्नों के उत्तर इस कॉमेट की मदद से मिल सकते हैं। कॉमेट 67P तक पहुंचने के प्रयास में ऑर्बिटर रोसेटा और लैंडर फिले आखिर किस मुकाम तक सफल रहे, आइए जानते हैं। 3000 किलोग्राम का रोसेटा स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर पर चलने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। कॉमेट के वातावरण, बनावट और सोलर विंड के कारण इस पर पड़ने वाले इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इस पर 11 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसके साथ ही इसके सरफेस का सैंपल लेने के लिए लैंडर फिले में ड्रिलिंग मशीन को भी अटैच किया गया था। कॉमेट की स्टडी करने के लिए ऑर्बिटर रोसेटा इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था लैंडर फिले, जिसे न सिर्फ कॉमेट की सतह पर उतरना था बल्कि ड्रिलिंग की मदद से कॉमेट के सरफेस के सैंपल को कलेक्ट कर उसकी स्टडी करना था। 12 नवंबर 2014 को अपने ऑर्बिटर से बाहर निकलकर ये लैंडर कॉमेट की सतह की ओर बढ़ता है, पर लैंडिंग के दौरान इसके थ्रस्टर्स फायर करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय ये काफी तेजी से कॉमेट की सतह से टकराता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कॉमेट से टकराने के बावजूद भी इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लगभग 3 दिनों तक जरूरी डेटा ऑर्बिटर को ट्रांसमिट करने के बाद लैंडर फिले इनएक्टिव हो जाता है। कॉमेट के जिस हिस्से पर ये लैंडर गिरा वहां सनलाइट के पहुंचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को ये आशा थी
कि शायद ये लैंडर कभी न कभी फिर से संपर्क में जरूर आएगा। जैसे जैसे कॉमेट सूर्य के नजदीक पहुंचता है, लैंडर फिले को सूर्य की रोशनी फिर से मिलने लगती है। एक बार फिर से सोलर पैनल्स की मदद से लैंडर चार्ज होता है और लगभग 8 महीने तक इनएक्टिव रहने के बाद दोबारा ऑर्बिटर से संपर्क स्थापित करता है। अब की बार डेटा ट्रांसमिशन कुछ हफ्तों तक चलता है। 9 जुलाई 2015 को लैंडर फिले वापस इनएक्टिव हो जाता है और अब इसका सफर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस मिशन में ऑर्बिटर और लैंडर दोनों का ही होना जरूरी था, लेकिन लैंडर के असफल होने के बाद सिर्फ ऑर्बिटर की मदद से ही इस मिशन को पूरा किया जाता है। मिशन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य वैज्ञानिकों के हाथ लगते हैं जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी जीव की संरचना में सबसे अहम होता है। हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां और हमारे दांत, ये सभी फास्फोरस के बने हैं। अंतरिक्ष में अब तक फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल्स को पहचाना गया है, जिनमें से एक फास्फोरस मोनोऑक्साइड है और दूसरा फास्फोरस नाइट्राइड। इस कॉमेट पर फास्फोरस मोनोऑक्साइड की मात्रा फास्फोरस नाइट्राइड से लगभग 10 गुना अधिक है। क्योंकि इस कॉमेट में सौर मंडल के निर्माण से लेकर अब तक ज्यादा बदलाव नहीं आया है, इसका अर्थ यही निकलता है कि सौर मंडल के जन्म के दौरान फास्फोरस के ऑक्साइड्स की मात्रा अधिक रही होगी, जो आज भी इस कॉमेट पर देखी जा सकती है। कॉमेट 67P की गहराई से स्टडी करने के बाद कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद हम सब के शरीर में मौजूद फास्फोरस का मुख्य स्रोत ब्रह्मांड में मौजूद फास्फोरस मोनोऑक्साइड ही रहा होगा। ब्रह्मांड के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाने में इस कॉमेट का केमिकल कंपोजिशन काफी अहम रोल निभा सकता है।